साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी जो घटना चक्र की भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा राजभाषा। सबसे पहले मैं इस टॉपिक से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स है उसको कराऊँगा। इसके बाद में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उनको कंप्लीट कराऊँगा। तो साथियों वीडियो को ध्यान से देखना है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस भी करनी है यहीं से। साथियों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अनुच्छेद 344 के क्लॉज 4 के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध हैं। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। आगे देखते हैं 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। तदनुसार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध हैं। आगे अनुच्छेद 348 के क्लॉज 1 के के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। अनुच्छेद 350 के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लिखित है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उपबंध है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश हैं। भाषाई संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। साथियों ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 यानी कि 7 जनवरी 2004 से प्रभावी द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को भी इसमें जोड़ा गया। आगे 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित कर ओडिया किया गया। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। साथियों राजभाषा से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। अब इसी टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को देखेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नों की सीरीज को। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 345। इसका विश्लेषण है, अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकृत कर सकेगा। जबकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के संबंध में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग तथा संसद की समिति के गठन तथा अनुच्छेद 346 में दो राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा का उपबंध है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण कराऊंगा, उसके बाद देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, उपर्युक्त प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपों में तात्विक अंतर है। हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों यानी कि प्रोविजंस में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346 एवं 348 के खा के तहत संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप से यह प्रश्न पूछा गया प्रतीत हो रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करने के लिए अधिकृत है। प्रश्न के हिंदी रूप एवं अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा एवं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावलियों का प्रयोग किया गया है, जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है। उसमें संघ की राजभाषा एवं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन पदावलियों टर्म्स का प्रयोग हुआ है। अतएव प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावलियों के प्रयोग से भ्रम पैदा हो रहा है। इस दृष्टि से प्रश्न यदि गलत नहीं है तो अस्पष्ट यानी कि वैज्ञ तो है ही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। आगे दिया गया है इसमें कि यदि हम उपर्युक्त अस्पष्टता को प्रश्नोत्तर के लिए नज़रअंदाज करें तो यह प्रतीत होता है कि प्रश्न संघ की राजभाषा से संबंधित है, जैसा कि इस व्याख्या के प्रथम पैराग्राफ में उल्लिखित है। प्रश्न के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपों में अंतर होने के कारण उत्तर भी अलग अलग होगा। हिंदी रूप के अनुसार विकल्प बी सही है। संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधानों वाले अनुच्छेद 343, 344, 346 और 348 के क्लॉज 1 खा में संशोधन संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के क्लॉज 2 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार ही संभव है, अन्यथा नहीं। ये अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 343, 344, 346 एवं 348 के क्लॉज 1 के खा अनुच्छेद 368 2 के परंतु से शामिल नहीं है। इसलिए इनमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर यदि प्रश्न के अंग्रेजी रूप को स्वीकार किया जाए तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। संसद को अनुच्छेद 343 के क्लॉज 3 के अनुसार अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 का अपवाद सृजित करते हुए संघ की राजभाषा हिंदी के स्थान पर या हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 343 के क्लॉज 3 के तहत ऐसा कानून संसद द्वारा अपने साधारण बहुमत से अधिनियम 1963 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा के रूप में 26 जनवरी 1965 से प्रयुक्त होती रहेगी।
संघ के कतिपय शासकीय प्रयोजनों के लिए तो अंग्रेजी इस अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। स्पष्टतः उक्त अधिनियम में कोई भी संशोधन संसद द्वारा अपने साधारण बहुमत से किया जा सकता है और तदनुसार संघ की राजभाषा में संविधान के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। प्रश्न के अंग्रेजी रूप में प्रयुक्त प्रोविजंस शब्द द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शब्दों से अनुच्छेद 343 के क्लॉज 3 के तहत संसद को प्राप्त शक्ति एवं शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित राजभाषा अधिनियम का संदर्भ स्पष्ट हो रहा है। उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि एक ही प्रश्न के दो सुभिन्न उत्तर हैं। साथियों, इसका विश्लेषण बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इसके विश्लेषण में कई सारी चीज़ ऐसी हैं जो स्पष्ट हो गई हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है। तो इसका सही और सटीक आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसकी व्याख्या है, बोडो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। इसे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। आगे, अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 350 का के अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। राज्य किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका बी हो जाएगा, यानी कि 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। इसका विश्लेषण है, 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बीजी खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप दिया। 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि संताली भाषा। देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जो कि 7 जनवरी 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। इससे पहले 1992 में 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार अभी तक 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता, यानी कि 22 भाषाओं को संविधान के तहत मान्यता प्राप्त है। यथा वे भाषाएं हैं आपकी, उन भाषाओं में हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली एवं मैथिली।
साथियों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, यानी कि 1993 में यानी कि 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं सम्मिलित नहीं। तो इसका सबसे पहले देखते हैं हम विश्लेषण, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि इससे क्वेश्चन की सही भाषा स्पष्ट नहीं की गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, संविधान यानी कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि भोजपुरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है। इसका सही आंसर विकल्प बी और डी हो जाएगा, यानी कि सिंधी और कोंकणी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थानी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखते हैं इसके नेक्स्ट विकल्प। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। कह रहा है कि विश्लेषण हम पिछले वाले क्वेश्चनों में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 14 भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। बड़ा अस्पष्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर बात करें वर्तमान में, तो पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड राज्य ने। इसका विश्लेषण है, उत्तराखंड राज्य ने जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसके कुछ दिनों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के ऋषिकेश को संस्कृति नगरी भी घोषित किया था। वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने वाला दूसरा राज्य बना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि बंगाली भाषा। देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार संविधान के तहत अनुसूचित 22 भाषाओं में सर्वाधिक लोगों द्वारा हिंदी, दूसरे क्रम पर बंगाली तथा तीसरे क्रम पर मराठी भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले यानी कि बंगाली, फिर उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु और उसके बाद तमिल। देखते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम इस प्रकार था, यानी कि बंगाली 8.11%, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद मराठी, उसके बाद तमिल। अब देखते हैं वर्तमान 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुरूप उपर्युक्त भाषाओं का अवरोही क्रम है। सबसे पहले बंगाली,
उस सबसे ज़्यादा बंगाली, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, उसके बाद तमिल। फिर अतः वर्तमान के संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर बी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी व्याख्या। 2001 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत देश की जनसंख्या में यानी कि 41.03 था। 2011 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 43.63 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। तो इसका सही आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि ब्राह्वी। इसका विश्लेषण है, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राह्वी है जो बलूचिस्तान की भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले गुजराती, उसके बाद कन्नड़, तेलुगु। अब मैं अगर इसके सही आंसर की बात करता हूं तो आपका कन्नड़ और तेलुगु है। इसकी व्याख्या है, यानी कि ये कह रहा है कि इनको सरकार ने श्रेय क्लास की भाषाएं घोषित किया है। तो इसमें कन्नड़ को और तेलुगु को आपका क्लास की भाषा घोषित किया है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है आपकी, कतिपय भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। अब तक भारत सरकार द्वारा कुल 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें तमिल को वर्ष 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा ओडिया को वर्ष 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया था। साथियों, राजभाषा से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स और आपका PYQ थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, यानी कि स्थानीय स्वशासन, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आपका। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका रिवीजन नोट्स कराऊँगा, यानी कि ये एक लंबा टॉपिक है। इसको मैं पार्टों में लेके आऊँगा आपके लिए। लगभग 3 वीडियोज में मैं स्थानीय स्वशासन को आपके लिए पूरा करा दूँगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में स्थानीय स्वशासन का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।